Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 29th of April 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। और अभी यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की क्लासेस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और जो भी बच्चे ईपीएफओ 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, राइट। तो इन पर्टिकुलर पूरी क्लासेस से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं और लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है बसवा जयंती के बारे में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बसवा जयंती कब मनाई जाती है? तो याद रखना 26 अप्रैल को बसवा जयंती मनाई जाती है। इस दिन लॉर्ड बसवना जी की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इंपॉर्टेंट क्यों है तो ये आगे चल के आपको पता लगेगा। और इनसे रिलेटेड डायरेक्टली काफी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो हर एक चीज जो है वो हम लोग इनसे रिलेटेड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो बसवना जी कौन थे गाइस? तो ये एक पोएट फिलोसोफर थे जो कि 12वीं सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिलते थे। और लिंग्यात जो धर्म है, लिंग्यात जो फेथ है, उसके ये फाउंडिंग सेंट थे, संस्थापक संत थे ये। और साथ ही साथ कर्नाटका के अंदर जो कल्चुरी डायनेस्टी जो थी, कल्चुरी वंश जो हम लोग को देखने को मिला था, तो उसमें जो राजा थे जिनका नाम था राजा बिजला प्रथम, तो इन्हीं के शासन काल के दौरान ये कन्नड़ पोएट और सोशल रिफॉर्मर हम लोग को देखने को मिले थे। अब देखो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको चीजों को पढ़ना कैसे है, अब इस चीज को समझो। क्योंकि देखो, ये सब चीजें तो कोई भी कहीं से भी कंटेंट उठा के पढ़ सकता है, राइट। बट मेरा आप लोग को बताने का मकसद ये है, मेरा आपको पढ़ाने का मकसद बेसिकली ये है कि आप एग्जाम क्लियर करो। और एग्जाम क्लियर करने के लिए टॉपिक को एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस की तैयारी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोग को देखने को मिलती है कि आपको चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। घुमा के अगर इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड बसवना जी जो है वो किस राजा के शासन काल में थे, राइट। तो ये राजा बिजला प्रथम, तो ये चीज आपको याद रखनी है। या तो फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कल्चुरी वंश के अंदर कौन राजा थे, राइट। और ऑप्शन जो है वो आप लोग को लिखा हुआ है और उसमें से एक अगर राजा बिजला प्रथम लिखा होगा तो उस ऑप्शन को आप मार्क करोगे। तो इस प्रकार की चीजें आपको पढ़नी है। कनेक्टिविटी जो है वो हर एक चीज में आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो ये इन्होंने, ये जो राजा बिजला प्रथम जो थे गाइस, तो उन्हीं के शासनकाल के दौरान ये एक कन्नड़ पोएट थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे। और इन्होंने लोगों के बीच में सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करी थी अपनी पोएट्री के थ्रू, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है वचनास। तो वचनास आप याद रखना, क्वेश्चन ये भी बन सकता है वचनास किससे एसोसिएटेड है? तो लॉर्ड बसवना जी से वचनास जो है वो एसोसिएटेड है। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। इसके अलावा इनका माइंडसेट समझते हैं हम लोग, क्योंकि देखो यूपीएससी में आप लोग वेरियस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हो। जैसे कि बात करें स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तो हर अलग अलग काफी सारी डायनेस्टीज के बारे में आप पढ़ते हो, काफी सारे रूलर्स के बारे में आप पढ़ते हो। तो आप लोग को सबसे पहली चीज तो क्या समझनी है, अगर आप किसी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे हो तो उस पर्सनालिटी का माइंडसेट क्या है। तो देखो गाइस, इनका माइंडसेट ये है कि ये जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। इनका मानना यह है कि मेल और फीमेल जो है वो दोनों ही इक्वल हैं, उनके बीच में कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति का पर्सन हो, किसी भी धर्म का पर्सन हो, तो उसके बीच में किसी भी प्रकार का इनडिफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, इनकी इंपॉर्टेंस इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की। तो आप बोल सकते हो कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आज की रेट में ये नॉर्मल सी बात है, बट ये जब थे उस समय 12वीं सेंचुरी थी, और 12वीं सेंचुरी जो थी वो पीक पे थी इन सब चीजों के लिए। अगर बात करें तो उस समय महिलाएं जो हैं उनको दर्जा नहीं दिया जाता था,
प्राथमिकता उनको नहीं दी जाती थी, उनको काफी सारे टेम्पल्स में अलाउ नहीं किया जाता था जाने के लिए, पब्लिक गैदरिंग में उनको बुलाया नहीं जाता था, इंपॉर्टेंट डिसीजन में उनको इनवाइट नहीं किया जाता था। तो ये बड़े इशू, बड़े डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को वुमेन के अगेंस्ट देखने को मिलते थे। सेकेंड पॉइंट, जाति धर्म के बारे में तो आप जानते हो कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता था वेरियस प्लेसेस में एंटर करने के लिए, जैसे कि मंदिर एंटर नहीं करने दिया जाता था लोअर कास्ट के लोगों को। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, क्योंकि उस समय 4 फोल्ड सिस्टम चलता था, राइट, 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, याद आ रहा है कुछ? तो ये चीज यहां पर इस समय पे थी। तो सोचो आप कितने बड़े ये सोशल रिफॉर्मर थे। तो आप सोशल रिफॉर्मर जो है वो इनको टैग दोगे, और क्यों सोशल रिफॉर्मर थे? तो फिर आप सबसे पहली चीज ये मेंशन करोगे मेंस में, अगर क्वेश्चन आता है तो, कि ये जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने रिजेक्ट किया था। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के खिलाफ थे। अंधविश्वास जैसे कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो वो अशुभ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ये सब फालतू चीज है, ये किसी काम की नहीं है। रिचुअल्स को इन्होंने खराब बोला, इन्होंने बोला रिचुअल्स किसी काम के नहीं होते। रिचुअल्स लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, इस कंसेप्ट को भी समझो। तो देखो गाइस, अगर कोई किसी भी जगह पर कोई रिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं तो एक धर्म के लोग ही एक साथ बैठकर वो प्रैक्टिस कंडक्ट करते हैं, उसमें दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के लोगों को बुलाया नहीं जाता। और अभी हमने क्या कहा कि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। तो ये इस प्रकार की चीजें जो है, इस प्रकार के कंसेप्ट जो है वो आप लोग को अपने क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि ये सोशल रिफॉर्मर क्यों कहलाए जाते थे, तो आप ये चीज को समझाओगे और आप लिखोगे कि ये 12वीं सेंचुरी में इन्होंने ये रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी, जब पूरी सब चीजें इस प्रकार की पीक पे थी। डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस, रिचुअल्स, ये सब पीक पे था। समझ लो बातों को। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलता है इनके द्वारा बनाया गया एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन। कर्नाटका के अंदर इन्होंने एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया था, एक ऐसी जगह बनाई थी जिसका नाम दिया था अनुभव मंडप, या फिर इसको आध्यात्मिक अनुभव का हॉल कहा जाता था। द हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इसको कहा जाता था। यहां पर हर मैन को, हर वुमेन को, किसी भी धर्म के लोग को, किसी भी जाति के लोग को, सभी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग को, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, राइट, यानी कि किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। ऐसा नहीं बोला कि इस हॉल के अंदर सिर्फ अमीर आएंगे या फिर इस हॉल के अंदर सिर्फ गरीब आएंगे। इन्होंने सभी के लिए ये दरवाजा इस हॉल का खोल दिया। अब इस हॉल में क्या होता था? इस हॉल में स्पिरिचुअल चीजें डिस्कस होती थी, स्पिरिचुअल चीजों का डिस्कशन होता था। अब मेंस में आपसे पूछा जाएगा कि ये रिचुअल्स के खिलाफ थे, सुपरस्टिशन, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, तो क्या ये धर्म के भी खिलाफ थे? इस प्रकार की चीजें अक्सर आपसे घुमा फिरा के पूछी जाती है। तो क्लियर रखो अपने माइंडसेट को, ये धर्म के खिलाफ नहीं थे, कभी स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ नहीं थे, ना ये किसी के धर्म के खिलाफ थे। इन्होंने किसी के धर्म को बुरा नहीं बोला, इन्होंने बोला कि सभी का धर्म जो है वो अच्छे मैसेजेस सिखाता है, बट लोग बागों ने रिचुअल्स वगैरह अपने बनाकर अपने आसपास के लोगों के बीच में, आसपास की कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए हैं, राइट। एक दूसरे से लोग अलग हो गए हैं, उसकी वजह बड़ी रिचुअल्स है, राइट। वो क्यों है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, राइट, कि रिचुअल्स कैसे डिफरेंसेस क्रिएट करता है लोगों के बीच में। समझ रहे हो बातों को? तो ये धर्म के खिलाफ नहीं थे, ना ये किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ थे, कोई स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ नहीं थे, भगवान को मानते थे ये। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि शिव जी के भी ये काफी बड़े भक्त थे, राइट। शिव, और इवन लोगों से कहा गया, फॉलोअर्स से, मतलब यानी कि इनके जो फॉलोअर्स थे उनसे कहा गया कि शिव जी की आराधना करना शुरू करो। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो ये हॉल था, तो वहां पर डिस्कशन होता था स्पिरिचुअल चीजों का, आध्यात्मिक चीजों के डिस्कशन होता था कि जीवन के अंदर आध्यात्मिक कितना महत्व रखता है, स्पिरिचुअलिटी कितनी महत्व रखती है, और लाइफ के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उस पर जो है वो चर्चा होती थी, उस पर डिस्कशंस होता था, डिबेट्स होता था। तो ये अनुभव मंडप में होता था। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है अनुभव मंडप, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने काफी सारे डिवोशनल मूवमेंट जो है वो शुरू किए, जिनमें से एक जो था वो था वीर शैव। यहां पर जो लोगों से कहा गया कि शिव जी जो है उनकी पूजा करो, आराधना करो, वर्शिप करो शिव जी की, क्योंकि उस समय, और देखो आपके सिविल सर्विसेज में एक टॉपिक भी है, उस टॉपिक का नाम है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जीएस पेपर 1 में, प्रीलिम्स में भी भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मूवमेंट जो था, ये जो इन्होंने वीर शैव जो शुरू किया था शिव जी की आराधना के बारे में, तो उस मूवमेंट की जो रूट्स थी, जड़ें जो थी उस मूवमेंट की, वो शिव नयनार के अंदर हम लोग को देखने को मिलती थी। उस समय दो अलग अलग चीजें हम लोग को देखने को मिलती थी, एक नयनार और एक अलवार्स, राइट। तो नयनार जो थे वो शिव जी के फॉलोअर्स थे, और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि अलवार्स किसके फॉलोअर्स थे, राइट, यानी कि मतलब किन लोगों के फॉलोअर्स को अलवार्स जो है वो कहा जाता था। तो नयनार्स जो है ये बेसिकली शिव जी के फॉलोअर्स को कहा जाता था, जो शिव जी की आराधना करते थे वो नयनार्स थे, जो कि 7 से लेकर 11वीं सेंचुरी के बीच में हम लोग को भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन देखने को मिला था। तो उसी से प्रेरित होकर इन्होंने ये वीर शैव नाम का एक मूवमेंट जो है वो शुरू किया, ये शिव जी की आराधना करने के लिए,
ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इसके अलावा एक और मूवमेंट हम लोग को इनका देखने को मिला था, शरना आंदोलन के नाम से शरना मूवमेंट है ये, जिसने भी काफी सारे यानी कि सभी कास्ट के लोगों को अट्रैक्ट किया। और इस मूवमेंट में हम लोग को देखने को मिला, इस मूवमेंट के दौरान, कि लोगों ने जो है कास्ट ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। यहाँ के यानी कि जो फॉलोअर्स थे इस शरना मूवमेंट के, जिनको शरनाज जो है वो कहा जाता था, तो इन्होंने चैलेंज कर दिया कास्ट ऑर्डर को, और उन्होंने एक वेडिंग जो है, एक शादी जो है वो ऑर्गेनाइज कराई, जिस शादी में जो दूल्हा जो था वो बेसिकली नीच जाति का था और दुल्हन जो थी वो ब्राह्मण थी। तो दूल्हा लोअर कास्ट का बिलोंग करता था और ब्राह्मण वुमन हम लोग को देखने को मिली थी। तो इन्होंने ये एक मैरिज जो है वो कंडक्ट कर दी थी इस मूवमेंट के तहत। तो ये मैरिज किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये वाली चीज आप याद रखना, शरना मूवमेंट। और शरना मूवमेंट एक इनका हमको देखने को मिला, और दूसरा वीर शैव मूवमेंट, दो बड़े मूवमेंट्स इनके हम लोग को देखने को मिले। और इन्होंने ये कहा कि भगवान की पूजा जो है वो मंदिरों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो लोअर कास्ट को मंदिरों में एंटर करने नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने ये मंदिर वाली चीजें ही खत्म कर दी। इन्होंने बोला कि वर्शिप जो होनी चाहिए वो टेंपल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने टेंपल वर्शिप को रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने कहा कि आप जो है वो वर्शिप कहीं पर भी कर सकते हो। आप छोटे से शिवलिंग को अपने पास रखकर शिव जी की जो है वो आराधना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो शिव जी का। ठीक है, तो यहां पर शिव जी के ध्यान के लिए आप जानते हो कोई भी रिचुअल की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार के रिचुअल की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ अगर शिव जी का सिर्फ नाम ही जपोगे तो ही शिव जी जो है वो खुश हो जाएंगे। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, रिचुअल्स के खिलाफ थे ये, और धर्म के खिलाफ नहीं थे, और ना ही ये किसी स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ थे। तो ये चीज हम लोग को यहां पर हेंस प्रूव्ड होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट जो है वो शिव जी की वर्शिप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, शिव जी के जो सिंबल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि डमरू हो गया, त्रिशूल हो गया, राइट, और चंद्रमा हो गया, क्योंकि चंद्र लगा रहता है ना शिव जी के ऊपर सर पे, आपको पता होगा, हाफ मतलब जो रहता है चंद्र, आधा चंद्र, राइट, तो आपको दिखता होगा। और ये सब जो सिंबल्स हैं वो आप अपने पास रख के जो है वो शिव जी की पूजा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। तो ये कुछ इनके आइडियोलॉजीज, इनके फेथ्स और इनकी प्रैक्टिसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिली। अब तक क्लियर है पूरी इनके बारे में बात? तो बस सिर्फ इतनी चीजें आपको याद रखनी है जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, राइट। और इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये एक पहले ऐसे कन्नड़ पोएट थे जिनका कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो बना था। आप देख सकते हो हमारे जो प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इनका कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो डिक्लेयर किया था, रिलीज किया था। अब कॉमेमोरेटिव कॉइन क्या होता है गाइस, तो ये बेसिकली ऐसा कॉइन होता है जिसकी यानी कि जिसको आप मार्केट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग जो अपने कॉइन को यूज करते हैं ना मार्केट में, वैसे ये वाला कॉइन जो है वो मार्केट में यूज नहीं किया जाता। ये सिर्फ एक स्मारक सिक्का हम लोग को देखने को मिलता है, नाम से समझ में आ रहा है, कॉमेमोरेटिव कॉइन है ये। ठीक है, इनका एक कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो रिलीज किया गया था। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इसके बाद नवंबर 2015 में रीसेंट न्यूज ये हम लोग को देखने को मिल रही है कि लंदन के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनका एक स्टैचू जो है वो बनवाया था। आप देख सकते हो उस फोटो में, 2015 की बात है, लंदन में इनका स्टैचू बना था। तो आप सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनका स्टैचू लंदन में बना है, इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया था लंदन के अंदर, राइट, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और लंदन में एक नदी है जिसका नाम है थेम्स रिवर, राइट, तो ये लंदन में हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, थेम्स नदी कहां पर है, तो लंदन में है, तो ये भी याद रखो आप। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी इनके बारे में जो कि हम लोगों ने पूरी बड़ी अच्छे से डिटेल में, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे रोहतांग पास के बारे में। क्वेश्चन आ सकता है रोहतांग पास कहां पर है, किस रेंज में हम लोग को देखने को मिलती है हिमालयस की, तो पीर पंजल रेंज जो है, ईस्टर्न पीर पंजल रेंज हिमालय की, तो वहां पर ये रोहतांग पास हम लोग को देखने को मिलता है। मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर है, हिमाचल प्रदेश मनाली, तो वहां से 51 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रोहतांग पास जो है वो मनाली लेह हाईवे पे हम लोग को देखने को मिलता है, और NH21 का ये पार्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि NH21 किस किस हाईवे को कनेक्ट करता है, तो मनाली लेह हाईवे का ही एक पार्ट हम लोग को NH21 देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी वैलीज को कनेक्ट करता है, तो इससे रिलेटेड एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है वो आ चुका है। तो कुल्लू वैली को ये लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है रोहतांग पास, राइट। और रावी नदी इसके पास से जो है वो होती हुई गुजरती है, स्पेशली कुल्लू हिल से, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, रावी नदी किस नदी की सहायक नदी है, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है रावी नदी, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। और ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, तो हालांकि नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि न्यूज में सिर्फ इसलिए था कि ये 3 हफ्ते पहले जो है वो खुल चुका है। यूजुअली ये मतलब अभी खुलता था, बट ये 3 हफ्ते पहले जो है वो भी खुल चुका है। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, 3 हफ्ते पहले खुले या 3 हफ्ते बाद खुले, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। जो जिस चीज से एग्जामिनेशन क्रैक होगा वो चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब पेपर 1 से रिलेटेड आज इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने अभी हंटर से जो क्रिमिनल्स को मारा जाता है, जो चाबुक से क्रिमिनल्स को मारा जाता है, उसकी सजा अबॉलिश कर दी है, उसकी सजा के ऊपर बंदी लगा दी है। तो ये कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया। अब यहां पर क्रिमिनल्स को
हंटर से जो है वो मारा नहीं जाएगा, हंटर से मारने की सजा जो है वो अब क्रिमिनल्स को नहीं दी जाएगी। तो ये सऊदी अरेबिया, ये उन्होंने ये रिफॉर्म इसलिए किया है क्योंकि इनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशंस जो है उनके अकॉर्डिंग जो है वो इनको अब क्रिमिनल्स की पनिशमेंट जो है वो डिसाइड करनी है, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है वो जो कहती है उसके अकॉर्डिंग ये अब काम करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए इन्होंने जो है वो अपनी इस सजा को जो है वो हटा दिया है। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये अब इनको जो है वो सऊदी अरेबिया भी जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो है वो होना चाहती है हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में। तो इसको लेकर इसमें बहुत ह्यूज रिफॉर्म जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो एक हो गया ये, और दूसरा 2018 में भी एक दो रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने, जैसे कि वुमेन ड्राइवर्स के ऊपर से बैन हटा दिया था। पहले महिलाओं को ड्राइव करने नहीं दिया जाता था सऊदी अरेबिया में, उनको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं दिया जाता था, वो बैन था महिलाओं की ड्राइविंग वगैरह। बट अब महिलाओं की ड्राइविंग जो है उससे बैन हटा दिया है 2018 से, और अब वहां पर महिला ड्राइवर्स भी हम लोग को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, कैब्स वगैरह में। इसके अलावा अगर किसी महिला को अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना रहता था तो उसके महिला के घर में जो मेल सदस्य है, मेल गार्जियन है, उससे उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर वो अप्लाई कर सकती थी। बट और इस चीज को भी इन्होंने हटा दिया है। अब अगर किसी महिला को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो बिना किसी मेल गार्जियन की परमिशन के वो अप्लाई कर सकती है। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये कुछ सऊदी अरेबिया के चेंजेस हम लोग को देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ग्रुप ऑफ 20 नेशन ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है, ACT एक्सेलरेटर इनिशिएटिव, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। ACT इसका फुल फॉर्म है, ACT एक्सेलरेटर इनिशिएटिव। तो ये है क्या? तो इससे रिलेटेड कुछ बस बेसिक चीजें आप ध्यान में रखो, जैसे कि इस इनिशिएटिव के तहत जो G20 के जो मेंबर कंट्रीज है ये अब मिलकर काम करेंगे। ये इनिशिएटिव एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करा रही है, ये फोकस कर रही है कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाए, ACT एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म, जिसके तहत जितने भी G20 के मेंबर्स हैं और जो दूसरे मेंबर्स हैं, दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं पूरे दुनिया भर के, तो सभी लोग जो है वो एक साथ आए इस प्लेटफॉर्म पर और कोविड-19 से लड़ने के लिए काम करें, फोकस करें कोविड-19 से लड़ने के लिए। नई डायग्नोस्टिक्स टूल्स जो है वो निकालें, नई वैक्सीन वगैरह जो है वो बनाएं, राइट, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें, एक साथ मिलकर पार्टनरशिप करें, प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करें, राइट, नए नए तरीके जो है वो, नए नए इनोवेशन जो है वो लेकर आए, राइट, कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये एक इनिशिएटिव G20 का हम लोग को देखने को मिला। हालांकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए बाई चांस अगर आ जाए, क्योंकि G20 की बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ग्रुप ऑफ 20 नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है। अब इस न्यूज में हम लोग चर्चा करेंगे साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स के बारे में। तो देखो काफी पुराना डिस्प्यूट जो है वो साउथ चाइना सी को हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं रेगुलर व्यूअर्स को कई बार साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स के बारे में बता चुका हूं, बट अभी ये मुद्दा जो है वो अभी जो बना है वो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है तो वो हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। और चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो इससे रिलेटेड डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो इस कंट्री को भी समझना आप लोग के लिए थोड़ा जरूरी है। इसकी एक्टिविटीज को थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। इंटरनेशनल रिलेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, मेंस में भी आ जाते हैं और प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं। तो देखो भाई, ये जो अभी न्यूज जो आई है ना, इस न्यूज को देखकर अब मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना वायरस जो महामारी जो है, ये जो ग्लोबल कोरोना वायरस पैंडेमिक जो चल रहा है, तो ये शायद जानबूझकर ही चाइना ये वायरस लेकर आया है। क्योंकि आप देखो, जब पूरी दुनिया लड़ रही है कोरोना वायरस से, तो उस समय चाइना साउथ चाइना सी में टेरिटरीज हड़पने की कोशिश कर रहा है, साउथ चाइना सी में आइलैंड्स को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पे हमेशा से जो कंट्री जो है वो चाइना के कारण परेशान है। जो आइलैंड कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, वियतनाम हो गई, मलेशिया हो गई, ब्रूनी हो गई, राइट, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, फिलीपींस हो गई, ताइवान हो गए, तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये बेचारी जो है वो मतलब परेशान रहती है हमेशा चाइना से। क्योंकि देखो, एक तो चाइना जो है वो बड़ी मछली है और हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौटिल्य के बारे में जब आप पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, कौटिल्य के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है, राइट। तो कौटिल्य की पॉलिसीज में आपको दिखाई देगा कि जो बड़ी फिश है, जो बड़ी मछली है, वो छोटी मछलियों को खाती है। इसके जो इंटरनेशनल अफेयर्स जब आप पढ़ोगे तो वो समझाते हैं कौटिल्य कि जो बड़ा जो कंट्री है, बड़ी जो स्टेट्स है, वो छोटी कंट्रीज को, छोटी स्टेट्स को जो है वो खा जाती है, अपने कब्जे में करने की कोशिश करती है। तो वो इसी प्रकार की चीज जो है वो चाइना करता है और काफी समय से करता आ रहा है। और इवन इसने तो इवन इसकी जो कैप्चर करने की जो इसकी जो पॉलिसी है वो आज की नहीं, बहुत सदियों पुरानी है। और इवन जो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उसको भी कई बार चाइना दावा करता है कि वो चाइना की टेरिटरी है, उसको इंडिया ने चाइना से छीन लिया है, राइट। तो ये इस प्रकार का इसका माइंडसेट है, इस प्रकार की इसकी थिंकिंग और इस प्रकार की इसकी एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती है। और साउथ चाइना सी के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी काफी समय पहले जो है वो एक केस चला था, और जिसमें आईसीजे ने जो है वो जजमेंट दिया था कि साउथ चाइना सी से चाइना अपना क्लेम जो है वो हटा दे। चाइना जो क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी के ऊपर कि ये सी जो है वो मेरा है, और ये क्या बोलता है सी, यानी कि उसने आईसीजे को क्या बोला था जब ये पूरा मामला चला था, तो उसने बोला था कि साउथ चाइना सी का नाम जो है वो चाइना के नाम पर रखा गया है, तो इसलिए ये टेरिटरी जो है वो चाइना की है।
अब आप सोचो, इसको लेकर तो हम लोग इंडियन ओशियन को जो है वो बोल सकते हैं कि इंडियन ओशियन पूरा का पूरा इंडिया का है, ये पूरा का पूरा जो ओशियन है वो पूरा इंडिया का है, राइट। तो अगर नाम की बात होती है तो इस प्रकार की चीजें चाइना जो है वो बहुत अजीब टाइप की हरकतें कभी कभी करता है। तो आईसीजे ने कह भी दिया था साउथ चाइना को कि साउथ चाइना सी के ऊपर से आप अपना क्लेम जो है वो हटा लो, क्योंकि ये आपका साउथ चाइना सी नहीं है, राइट। तो उसने फिर आईसीजे को ही बोल दिया कि मतलब तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो नहीं हटाऊंगा, मैं तो यहाँ पर अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखूंगा, और ये अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रख ही रहा है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि दो आइलैंड्स को जो है वो हम लोग को देखना है, एक है स्पार्टली आइलैंड्स और दूसरा है पैरासेल आइलैंड, जिसको पार्सल आइलैंड भी जो है वो कहा जाता है कई बार, ठीक है। तो पैरासेल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड, तो ये दो आइलैंड्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये दो आइलैंड आप देखोगे तो वियतनाम और फिलीपींस के बीच में है, और साउथ चाइना सी के भी बीच में ये दोनों आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर अभी ये जो है वो विवाद कंटिन्यू कर रहा है अपना, यानी कि ये डिस्प्यूट जो हो रहा है अभी एट प्रेजेंट, डिस्प्यूट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो ये देखने को मिल रहा है कि चाइना इन दोनों आइलैंड्स को हड़पने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर इसने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी है। तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर कैप्चर करने की जब कोशिश करती है, जब उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। अब इन दोनों आइलैंड्स के पीछे क्या ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा सोना गड़ा है जिसको लेकर चाइना इन दोनों आइलैंड्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और हालांकि इसने तो यहां पर यह भी कहा गया है कि काफी सारे लगभग 80 आइलैंड्स के नाम इसने अपनी मर्जी से चेंज कर दिए है। 80 आइलैंड्स को इसने पकड़ा और बोला कि ये आइलैंड का नाम जो है वो ये होगा, ये आइलैंड का नाम है वो ये होगा। तो इसने नाम ही चेंज कर दिया आइलैंड्स के, 80 आइलैंड्स के नाम चेंज कर दिए और उनके जोग्राफिकल फीचर्स तक चेंज कर दिए उस एरिया के अंदर जो जो है। और इसको लेकर आसपास की कंट्रीज जो है वो फिर परेशान होना शुरू हो गई, क्योंकि छोटी कंट्रीज है, राइट। तो इनको डर लगने लगता है कि चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर कंटिन्यू रखेगा, तो उसके चलते दूसरी छोटी कंट्रीज को जो है, छोटी आइलैंड कंट्रीज को ये खा जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। अब मैं आपसे बोल रहा था कि कौन सा ऐसा सोना गड़ा है यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड में, तो यहां पर कहा जाता है ये मेन जो इंटरेस्ट है चाइना का वो ये है, आपको ये चीज जो है वो पता होनी चाहिए कि मेन इंटरेस्ट इस आइलैंड का ये है कि कहा जाता है कि यहां पर ऑयल जो है वो मिल सकता है, राइट। ऑयल निकाला जा सकता है, और आप जानते हो कि जिस भी कंट्री से ऑयल निकलता है वो कंट्री जो है वो रिच होना शुरू हो जाती है। और इसको अगर चाइना अपने कब्जे में ले लेगा इस आइलैंड को, तो ऑब्वियस ही बात है कि चाइना फिर यहाँ से तेल निकालने की कोशिश करेगा, उसके रिसोर्सेज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऑयल रिसोर्सेज वगैरह, फिर वो दूसरी कंट्री को बेचेगा। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। तो ये एक इसका मेजर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है। और इस डिस्प्यूट को लेकर चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया, ये सब कंट्री जो है वो सभी क्लेम कर रही है इस आइलैंड के ऊपर। ये सभी कंट्री जो है वो बोलती है कि ये आइलैंड जो है वो हमारा आइलैंड है, हमारा आइलैंड है। जैसे चाइना बोलता है कि ये मेरा आइलैंड है, ताइवान बोलता है ये मेरा आइलैंड है। और कुछ समय पहले ब्रूनी जो है वो भी विवाद में आ गया था। ब्रूनी इसलिए विवाद में आया था क्योंकि ब्रूनी का कहना था कि यहाँ पर इस जगह पर, अब ब्रूनी कंट्री कहां पर है तो आप ये भी देख लो, इस कंट्री की लोकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो मलेशिया आपको दिखाई दे रहा है, मलेशिया के बिल्कुल बीच में आप देखो, यहाँ पर ये मलेशिया ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये देखो आप, तो ये ब्रूनी नाम की कंट्री है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसका कहना यह है कि यहाँ पर जो चाइना और दूसरी कंट्रीज का जो विवाद हो रहा है उसके चलते ये जो ब्रूनी जो है, इसका जो मतलब कमर्शियल फिशिंग के लिए जो इसका मैरीटाइम वाटर्स है उसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है इन कंट्रीज के द्वारा। तो इसका कहना है कि भाई मुझे मछली पकड़ने दो, मेरे एरिया पर क्यों आप लोग आ रहे हो, आप दूर हटो। तो इसका एक अलग ही अपना विवाद जो है वो, अपनी प्रॉब्लम जो है वो चल रही है इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझने की कोशिश करो। एक तो हमने देखा कि स्पार्टली आइलैंड इन सभी कंट्रीज के, ना ही सिर्फ चाइना, इन सभी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें ऐसा छुपा हुआ है। तो इसमें जो सोने की खदान है वो है ऑयल, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अब पैरासेल आइलैंड डिस्प्यूट की बात करें तो ये जो डिस्प्यूट है वो चाइना और वियतनाम के बीच में चल रहा है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट था इस पहले, और फिर बाद में जाकर एक और कंट्री है, अगर हम लोग बात करें ताइवान की, तो ये भी अब बाद में जाकर जो है वो कूद गई थी। अब ये क्यों कूदी थी मैं आपको समझाता हूं, बट बिफोर दैट ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट है पैरासेल आइलैंड को लेकर, वो कुछ इस प्रकार का है कि दोनों कंट्री बोलती है कि उनकी हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है, हिस्टोरिकल जो उनकी बुक्स है उसमें मेंशन्ड है कि ये जो आइलैंड है वो इन कंट्रीज का है। यानी कि चाइना का कहना यह है कि 14वीं सेंचुरी में एक बुक लिखी गई थी सोंग डायनेस्टी के द्वारा, तो उस बुक के अंदर मेंशन था कि ये जो टेरिटरी है पैरासेल आइलैंड की वो चाइना की है। और वियतनाम ने बोला कि 15 सेंचुरी से पहले से हमारे पास एक बुक रखी हुई है जहां पर मेंशन है कि ये जो टेरिटरी है पैरासेल आइलैंड की वो वियतनाम की है। तो ये दोनों कंट्रीज, वियतनाम और चाइना, ये दोनों कंट्रीज पैरासेल आइलैंड को लेकर लड़ रही हैं, ठीक है। और यहां पर दोनों कंट्रीज के बीच में एक विवाद भी हुआ था जनवरी 1974 में, दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उसके चलते चाइना ने पैरासेल आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर रिटेलिएशन में, यानी कि बदले में,
1982 में वियतनाम ने यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपनी सेटअप कर दी, इस आइलैंड के ऊपर जाकर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो सेटअप कर दी, यानी कि अपनी ऑफिसेज अपनी बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो यहां पर इसने कंस्ट्रक्ट कर दी। और फिर 1999 में बे जबरन में ताइवान आ गया और ताइवान ने कहा कि तुम दोनों जो क्लेम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ये आइलैंड जो है वो मेरा आइलैंड है, ठीक है। तो वो ताइवान ने फिर अपना वहां पर मतलब कूद कर अपना क्लेम जो है वो करने की कोशिश करी। और फिर 2012 से चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में यही होता रहता है कि यहाँ पर ये कभी गवर्नमेंट बिल्डिंग बना दे रहे हैं, कभी टूरिज्म के लिए, या फिर कभी कोई लैंड रिक्लेमेशन इनिशिएटिव जो है वो लेकर आ रहे हैं, यानी कि भूमि सुधार के अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो लेकर आते रहते हैं, अपनी मिलिट्री वगैरह यहाँ पर तैनात कर देते हैं, मिलिट्री को प्रेजेंस क्रिएट करते हैं अपना। तो इस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। तो ये जो एरिया है वो बहुत ही समय से चल रहा है और इस एरिया कुछ हो नहीं सकता। और इसमें आपको मैंने जो बात बताई है ना, सिर्फ आपको यही चीज मेंस में लिखनी है, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना। और हाँ, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज पूछी जा सकती है कि चाइना की 9 डैश लाइन कहां पर है, क्योंकि तो ये वाली चीज कई बार जो है वो पूछी जा चुकी है, तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। 9 डैश लाइन चाइना की हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर चाइना का हमेशा से विवाद रहा है कि ये एरिया जो है वो मेरा है, तो ये कब्जा करने की कोशिश करता है। तो वहां पर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा मेंशन करोगे, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताने की कोशिश करी कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें उपयोग करनी है, स्पेशली मेंस में, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। अब गाइस इस न्यूज में हम लोग बात करेंगे यमन के बारे में। एक यमन नाम की कंट्री है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और कुछ बेसिक चीजें बस मैं आपको बताऊंगा मोटे मोटे तौर पर यमन के बारे में, कि आपको एक आइडिया लग जाए कि यमन में अभी क्या चल रहा है। क्योंकि अभी न्यूज में आया कि यमन का जो सदर्न एरिया है, ये जो साउथ वाले एरिया जो आपको यमन का देखने को मिल रहा है, इन्होंने इस एरिया को जो है वो सेल्फ रूल डिक्लेयर कर दिया है। इस एरिया को, यमन के, इन्होंने बोल दिया कि ये वाला रूल जो है वो अब, ये वाला एरिया जो है, ये वाली टेरिटरी जो है वो एज अ सेल्फ रूल की तरह होगी, इंडिपेंडेंट टेरिटरी होगी। और यहाँ पर हाउतीज जो है वो किसी भी प्रकार का रोल प्ले नहीं करेंगे। अब ये हाउतीज कौन है और क्या है, वो थोड़ा सा एक बेसिक डिटेल मैं आपको उसकी देने वाला हूँ। और इन्होंने नवंबर 2019 में एक डील हुई थी, पीस डील के नाम से ये डील जो है वो जानी जाती थी। इसको रियाद एग्रीमेंट के नाम से या रियाद डील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डील क्या थी वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, और क्योंकि जब आपको मुद्दा इशू पता लगेगा तब आपको पूरी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया है कि अब ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट जो है उसके साथ कोई मतलब नहीं रखेंगे। इन्होंने बोला कि ये सिर्फ अपना सेल्फ रूल जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर काफी सालों से, मान के चलो 1930 से यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है इस यमन कंट्री के अंदर। और ये जो टेंशन है, ये ब्रॉड लेवल पर जो टेंशन है वो शिया और सुन्नी की, और शिया और सुन्नी की टेंशन सिर्फ यमन नाम की कंट्री में नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हम लोग को शिया और सुन्नी की देखने को मिलती है प्रॉब्लम। कुछ कंट्री शिया डोमिनेटेड कंट्रीज देखने को मिलती है, कुछ कंट्री शिया को फॉलो करती हैं, कुछ कंट्री सुन्नी मुस्लिम्स को फॉलो करती हैं, राइट। तो कुछ इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का डिवीजन हम लोग को एक मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ब्रॉड लेवल की मैंने अभी आपको बात बताई। अब देखो भाई, यमन की कुछ लोकेशन वगैरह देख लो आप। पहली चीज तो ये यमन की जो लोकेशन जो हम लोग को दिखाई दे रही है, इसके ऊपर ओमान नाम की कंट्री है, ये सऊदी अरेबिया नाम की कंट्री है, यहाँ पर यूएई हम लोग को देखने को मिलती है, ये ईरान है, और यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसके बारे में भी कई बार मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। अब यमन के नीचे आप देखो तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इस प्रकार का हॉर्न बना हुआ है जिसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। ये एक दो बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसके नीचे जस्ट आप देखोगे तो अफ्रीका के मैप में आपको एक इस प्रकार का हॉर्न बना हुआ दिखाई देगा। तो मेरा अभी आपसे एक क्वेश्चन है, ये हॉर्न जो है वो किस कंट्री का है, यानी कि ये कंट्री कौन सी है जिसको हॉर्न बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इस कंट्री का नाम आप लिखकर बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे, देखते हैं किसको मैप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो अब देखो, यमन को थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे, तो इतना डिटेल में नहीं आएंगे यमन के बारे में, क्योंकि यमन की केस स्टडी ही अपने आप में करीब 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, अगर आप अच्छे से उसको स्टडी करना चाहो। बट इतना डिटेल में आप लोग को पढ़ना नहीं है अभी। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे अपने स्टैटिक पोर्शन में, तब आप यमन को कवर कर लेना, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं यमन में चल क्या रहा है। तो पूरा विवाद, मैंने आपको एक हिंट दिया कि पूरा विवाद है शिया और सुन्नी मुस्लिम का। तो यमन 2 एरियाज में ऑलरेडी डिवाइडेड है काफी समय से। इसका जो नदर्न एरिया है वो शिया डोमिनेटेड एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, यहां पर शिया मुस्लिम्स रहते हैं, और सदर्न जो एरिया है यहां पर सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। और नदर्न एरिया को सपोर्ट करता है ईरान, और सदर्न एरिया को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। अब आईएएस की तैयारी कर रहे हो आप गाइस, तो देखो एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को फ्री में सपोर्ट नहीं करती है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर ब्यूरोक्रेसी में या एरिस्टोक्रेसी में धर्म वर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट होता है, सिर्फ इंटरेस्ट। आप लोग को इंटरेस्ट समझना है। जैसे कि मैंने भी आपको जब चाइना पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो स्पार्टली आइलैंड पे इसलिए कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी कंट्रीज इसलिए कब्जा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उस आइलैंड से।
वहां पर तेल है, ऑयल है, ब्लैक गोल्ड वहां पर है, राइट। तो इसलिए वो कब्जा करना चाह रही है, क्योंकि सबको पता है कि जहां पर भी तेल है वहां पर वृद्धि है, पैसा है, राइट। समझ रहे हो बातों को? तो ये इंटरेस्ट आप समझो चीजों को। अब यहां पर डायरेक्ट इंटरेस्ट ले रही हैं यमन के अंदर दो कंट्रीज, एक सऊदी अरेबिया और दूसरी ईरान। इनका इंटरेस्ट लेने का मकसद क्या है गाइस? तो ये बोलती हैं, क्योंकि देखो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वो बेसिकली सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, और ईरान जो है वो शिया मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, राइट। तो ये दोनों क्या बोलते हैं कि ईरान बोलता है कि मैं अपने शिया भाइयों को सपोर्ट करूंगा, और जो ये बोलता है सऊदी अरेबिया बोलता है मैं अपने सुन्नी भाइयों को सपोर्ट करूंगा। अब कॉमन जो लोग हैं उनको क्या लग रहा है कि अरे वाह यार, हमारे लिए तो दो कंट्रीज खड़ी हो गई, सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री, शिया डोमिनेटेड कंट्री खड़ी हो गई। बट ये फालतू है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये फालतू होता है, और ना ही सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो ये सिर्फ कॉमनर्स की सोच होती है। बट अगर आप एक कलेक्टर बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, तो आप एक्चुअल इंटरेस्ट पकड़ो कि सामने वाले बंदे का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि धर्म वर्म कोई इंटरेस्ट नहीं होता आज के वर्ल्ड में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज के वर्ल्ड में क्या, पहले भी नहीं था। जब रूरल्स हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उनका कोई मतलब नहीं था ये सब चीजों से। उनका मेन मतलब था टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट करना, कॉन्कर करना, कब्जे में लेना दूसरी टेरिटरी को, राइट। अपने कंट्रोल में लेकर आना, अपने टेरिटरी को बढ़ाना, राइट, बड़ा करना, अपने जो एम्पायर है उसको ऊंचा करना, आगे तक लेके जाना, राइट। तो ये सब पहले के समय में भी इंटरेस्ट हुआ करते थे। कोई धार्मिक इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, राइट। तो ये चीज अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखो। अगर ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये याद रखना कि ये जो ऊपर से जो चीज दिखती है ना, वो कभी होती नहीं है, पीछे की चीज कुछ और होती है। और मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये दोनों कंट्री यहां पर इस छोटी सी टेरिटरी के ऊपर क्यों इंटरेस्ट ले रही है। तो देखो गाइस, ये छोटी सी टेरिटरी अपने आप में एक धमाका है। वो क्या धमाका, मैं आपको बताता हूं। जो यमन है, इसका जो नदन एरिया है, ये वाला एरिया जहां पर अभी मैंने आपको क्या बोला, ईरान ने बोला यहां पर मेरे शिया भाई रहते हैं, मैं उनका सपोर्ट करूंगा। बट ऐसा तो ऊपर से दिखाई दे रहा है, अंदर से नदन एरिया पे हम लोग को पता है कि यहां पर तेल है, और ईरान भी एक तेल ऑयल डोमिनेटेड कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करती है ईरान। और उसको अगर और ऑयल मिल रहा है तो वो क्यों नहीं उस एरिया पर कब्जा करेगी, क्यों नहीं उस एरिया को कैप्चर करेगी, राइट। तो उसका इंटरेस्ट क्या है? ईरान का ऑयल, यहां पर ऑयल मौजूद है, ये ईरान का इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और ईरान ने क्या बोला वहां के लोगों से कि मैं भी शिया हूं, तुम भी शिया हो, तो चलो आओ हाथ मिला लेते हैं। लोगों को लग रहा है कि ईरान शिया होने के कारण यहां पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट बात कुछ और है। बात यहां पर तेल की है, और आप जानते हो कि तेल अपने आप में एक खजाना है, ब्लैक गोल्ड जो है वो इसको कहा जाता है। समझ रहे हो पूरी बातों को, पूरी पिक्चर को समझ रहे हो कि अगर ईरान को यहां पर तेल मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है ईरान की ही वृद्धि होगी। तो ईरान इसलिए इस एरिया पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करके रखता है, राइट। अब सऊदी अरेबिया का क्या इंटरेस्ट? अब सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट को समझो आप। तो सऊदी अरेबिया रेगिस्तान वाला एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, यमन का सदर्न एरिया भी रेगिस्तान का है। तो क्या रेगिस्तान के कारण ये अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है? तो बिल्कुल नहीं। सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट क्या है? ये जगह, लोकेशन, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इसका लोकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। ये देखो आप, ये वाला एरिया, इस रूट के ऊपर सऊदी अरेबिया अपना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ये रूट जो है वो सदर्न एरिया का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इन दोनों कंट्रीज के बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। अब हाँ, कह सकते हो कि मिडिल ईस्ट में जो विवाद है वो शिया सुन्नी का हम लोग को देखने को मिलता है, बट डायरेक्टली जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ इन्वॉल्व होती है तो वो सिर्फ एक चीज नहीं देखती है, वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी देखती है कि उस कंट्री का क्या फायदा है इनको सपोर्ट करने से। तो ये चीज भी आप कभी भूलना मत, ये चीज भी आप याद रखना कि पिक्चर जो सामने जो दिखाई देती है वो एक्चुअल में होता नहीं है, उसके पीछे की कहानी तो कुछ और होती है, राइट। तो ये आप लोग को चीजें इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से समझना है। अब सऊदी अरेबिया अगर इस एरिया पे अपना कंट्रोल हासिल करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि सऊदी अरेबिया को इस एरिया पर कंट्रोल करके बहुत फायदा जो है वो मिलने वाला है, राइट। क्योंकि यहां पर कोई भी जो है वो किसी प्रकार की स्थिति हो नहीं सकती। जैसे कि आपको पता हो कुछ समय पहले ईरान ने यहां पर विवाद किया था, राइट, कि यहां पे किसी भी शिप को वो जाने नहीं देगा, किसी भी शिप को यहां से गुजरने नहीं देगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ये ब्लॉक करने वाला था। इसने बोला था कि यूएसए से बोलो कि यहां पर मेरे ऊपर जितने भी इसने सैंक्शन लगाए यूएसए ने हटा दें, क्योंकि अब उस समय ये जो स्थिति जो चल रही थी उस समय इस पर्पस के लिए चल रही थी। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले की बात है। यूएसए का एक ड्रोन यहां पर आया था, स्पाई ड्रोन था, वो निगरानी करने के लिए यूएसए ने एक ड्रोन भेजा था यहां पर इस एरिया में, जिस ड्रोन को मिसाइल से ईरान ने उड़ा दिया था। और जब वो ड्रोन नीचे गिरा तो ईरान ने बोला देखो यूएसए मेरे ऊपर निगरानी कर रहा है, और उसके चलते इसने अपनी शिप जो है वो आड़ी करके यहाँ पर इस एरिया पे लगा के इस एरिया को ब्लॉक कर दिया था। तो ये एक स्थिति, एक विवाद हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला था। अब ये एरिया ब्लॉक हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर कोई मतलब सऊदी अरेबिया, क्योंकि यहां पर इस एरिया से मान के चलो आप 50 से 60%, मिनिमम 50 to 60% ऑयल एक्सपोर्ट इस एरिया से होता है। बाकी फिर ये एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इस एरिया पर अगर सऊदी अरेबिया अपना कंट्रोल हासिल कर ले
तो इस एरिया के साथ भी वो इंटरनेशनल मुद्दों पर जो है वो वेरियस एक्शंस ले सकता है। समझ रहे हो बातों को? तो ये इसका एक मेजर इंटरेस्ट, ये रूट जो है वो सऊदी अरेबिया का मेजर इंटरेस्ट है, और ईरान का जो मेजर इंटरेस्ट है वो है तेल, ऑयल, राइट। और बाकी शिया और सुन्नी का तो एक मैटर हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। अब ये जो स्थिति, जो विवाद जो चल रहा था, वो विवाद बढ़ा जब हाउतीज को सपोर्ट करना शुरू किया ईरान ने। ईरान ने बोला मैं हाउतीज को सपोर्ट करूंगा, यहां पर आ गए थे हाउतीज ने यहां पर इस एरिया पर आकर कब्जा कर लिया। हाउतीज बेसिकली कुछ नहीं है, बागी लोग हैं, राइट। वो भी शिया हम लोग को देखने को मिलते हैं, और उनका पर्पस यही कि सभी को मारो। तो एक प्रकार का सिविल वॉर हम लोग को यहां पर देखने को मिल गया था। आप देखो कि ये वाला जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हाउती एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, पूरा कंट्रोल करके रखा। मैंने आपको बताया कि अब पूरी चीजों को समझो, आप इस मैप से भी पूरी चीजों को समझो। आप, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो येलो कलर का जो आपको एरिया दिख रहा है, और यहां पर ये ब्लू कलर का आपको एरिया दिख रहा है यमन में, ये नदन एरिया है। और ये नदन एरिया किसके कंट्रोल में है? ईरान के कंट्रोल में। ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड कंट्री है, और यहां पर आ गए हैं हाउतीज ने कंट्रोल कर लिया। रिबल्स हैं, बागी हैं, उनका मेन पर्पस है सुन्नी लोग को मारो, राइट, और टेंशन क्रिएट करो, माहौल खराब करो। यहां पर इवन अलकायदा का भी प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिलता है। इवन ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, पहले हुआ करती थी, आज की डेट में इसको इस्लामिक स्टेट कहा जाता है। तो इसका भी हम लोग को यहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो ये जो कंट्री है, ये बहुत बड़े विवाद से होकर गुजर रही है। यहाँ पर बहुत ह्यूज सिविल वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो बातों को? तो इसलिए यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब कुछ समय पहले इन्होंने, पिछले साल की बात है, इन्होंने कोशिश करी कि एक रियाद एग्रीमेंट इन्होंने किया, और कोशिश करी कि हाउतीज नहीं लड़ेंगे, ना कोई सऊदी अरेबिया और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट होगा। मतलब उन्होंने बोला कि हम किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे शिया सुन्नी को, हम जो है वो मतलब प्यार से जो है वो जो भी पॉलिसीज होंगी उसको बनाएंगे प्यार से, दोनों जो ग्रुप्स हैं वो प्यार से रहेंगे। तो ये इन्होंने एक रियाद एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो पीस डील कंडक्ट करी थी, बट वो डील जो है वो फेल हो गई, क्योंकि प्यार से रहने वाली बात ही नहीं थी, बार बार हाउती जो है वो इनके ऊपर अटैक कर रही थी। तो इनने आज की डेट में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, बोला कि हम यहाँ पर सिर्फ अपना सेल्फ रूल करेंगे, और हम जो है वो अब हाउतीज से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, अब नदर्न एरिया से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, अब हम लोग अपने सदर्न एरिया में रहेंगे, हम लोग को और किसी से मतलब नहीं। तो हाउतीज और ये जो इशू चल रहा था, इससे परेशान होकर इन्होंने सेल्फ रूल डिक्लेयर कर दिया। तो यहां तक पिक्चर आप लोग को क्लियर है पूरी? तो ये एक बेसिक चीज है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। एक मैंने आपको एक व्यू पॉइंट दे दिया कि यमन के अंदर क्या चल रहा है एक्चुअल में। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बहुत कुछ इससे। अब गाइस पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात हो रही है पिच ब्लैक 2020 के बारे में। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, पिच ब्लैक 2020 क्या है? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये चीज क्लियर रखो। और अभी ये एक्सरसाइज कैंसिल हो गई है, तो इसलिए टॉपिक न्यूज में आया था। और पिच ब्लैक 2018 जब हुई थी, तब उस समय पहली बार इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर जेट्स वगैरह जो है, वो पहली बार इस एक्सरसाइज में मतलब शामिल हुए थे। पहली बार इस एक्सरसाइज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून के बारे में। तो देखो गाइस, मून का एक मैप जो है वो जारी कर दिया है, रिलीज कर दिया है। ये मैप जो है वो डिजिटल मैप हम लोग को देखने को मिल रहा है मून का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, नासा और लूनार प्लानिटरी इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट की तरह हम लोग को देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में जो भी ह्यूमन मिशंस मून में होते हैं, तो उसके लिए ये हेल्प करेगा मैप, और काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स को हेल्प करेगा मून को स्टडी करने के लिए बेसिकली। तो ये एक मैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1:50 लाख स्केल के ऊपर बेस्ड ये मैप जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, एक डिजिटल मैप अभी हम लोग को मून का पहली बार देखने को मिल रहा है। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखो हमारी कंट्री में हाइड्रोजन से चलने वाली अब गाड़ियां हम लोग को देखने को मिलेंगी। जो इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कार जो होने वाली है आने वाले समय में, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड अब हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये लेह और दिल्ली में इसके सेंटर जो है वो ओपन करवाए जाएंगे। तो उसके लिए इन्विटेशन जो है वो एनटीपीसी दे रही है अलग अलग कंपनीज को, कि अलग अलग कंपनीज इनको हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का काम करना आता हो, उसका अगर उनको एक्सपीरियंस हो, तो वो हमारी कंट्री में आए और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट शुरू करें और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलने वाली है। बट अभी के लिए बेसिक चीजें आप याद रखो कि हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बसेस और कार जो है वो बहुत ही जल्दी अब हम लोग को देखने को मिलेंगी। इसके लिए एनटीपीसी ने इन्विटेशन जारी कर दिया है कंपनीज को। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बिजली उत्पादक है ये, जो कि सेंट्रल पीएसयू है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि जापान में अभी तो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब ये इंडिया के अंदर भी हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड सेल टेक्नोलॉजी अब हम लोग को देखने को मिलेगी। और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी जो है वो अब हम लोग को देखने को मिलेगी, पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी। और इस पूरे इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल के द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा है।
और फोकस यही किया जा रहा है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन करें, राइट, हाइड्रोजन के लिए। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि हम लोग हाइड्रोजन के स्टोरेज को भी यहाँ पर इंडिया में ही डेवलप करें, और उसकी जो फैसिलिटीज होंगी वो लेह और दिल्ली में हम लोग को देखने को मिली, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मेन टारगेट यही कि गाड़ियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकलता है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है, उसको हम लोग को कम करना है, और ग्रीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ जो है वो आगे बढ़ना है। अब हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बात करेंगे, तो हाइड्रोजन फ्यूल काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है, बट ये नेचर में फ्रीली अकर नहीं होता, यानी कि फ्रीली आपको नेचर में नहीं मिल पाता, यानी कि नेचुरली नहीं मिल पाता फ्रीली। ये बनता कैसे? तो ये नेचुरल गैस से भी बन सकता है, या फिर अगर हम लोग पानी में इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो भी ये बन सकता है। और इसके अलावा हाइड्रोजन जो होता है गाइस, ये बेसिकली जब जलता है, यानी कि जब आप गाड़ी चलाओगे तो जब ये हाइड्रोजन जब बर्न होगा तब उस समय सिर्फ ये वाटर वेपर एमिट करेगा, सिर्फ वाटर वेपर, तो ओनली वाटर वेपर पे ध्यान देना। और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इससे बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस ही नहीं करता, सिर्फ वाटर वेपर एमिट करता है ये। और ये बताया जाता है कि काफी ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है, बट इसका सिर्फ एक मेजर ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये काफी महंगी है, काफी एक्सपेंसिव है, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है लीगो के बारे में, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्टली यूपीएससी ने अभी कुछ साल पहले ही, मेरे ख्याल से 2-1 साल पहले ही इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में। तो देखो गाइस ये क्या है, तो सिंपल से याद रखना आप कि ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी हम लोग को देखने को मिलती है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है स्पेस की, यानी कि स्पेस की ग्रेविटेशनल वेव्स। अब आप जानते हो कि ग्रेविटेशन जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट में हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि धरती में ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स, राइट, वैसे ही अलग अलग जो स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वहां पर भी हम लोग को ग्रेविटेशन फोर्स देखने को मिलता है। हर एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशन होता है। अब ये क्या टारगेट करते हैं कि स्पेस से जो ग्रेविटेशन वेव्स आती है धरती की तरफ, क्योंकि धरती अट्रैक्ट करती है काफी सारी वेव्स को, तो ये जो वेव्स आती हैं तो वो किस प्रकार से पूरे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, किस प्रकार से अर्थ की जो मैग्नीट्यूड है उसको जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि देखो एक मैग्नीट्यूड स्केल भी हम लोग को अर्थ की देखने को मिलती है, राइट। तो वो किस प्रकार से ये पूरी चीजों को डिस्टर्ब करती है, डैमेज भी करती है कई बार, तो उसको जो है वो पढ़ने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ये एक ऑब्जर्वेटरी जो है वो शुरू की गई थी। और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि 3002 किलोमीटर में फैली हुई है। वॉशिंगटन और लॉसिनिया में ये हम लोग को देखने को मिलती है। अब आप देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा यूएसए का मैप आप देखो, नदन यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो ये देखो आप, ये पूरा मैप देखो आप यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका का। तो यहां पर एक कोने पे आपको एक ऑब्जर्वेटरी दिखाई दे रही है, दूसरे कोने पे आपको दूसरी ऑब्जर्वेटरी दिखाई दे रही है। 3002 किलोमीटर का फासला है, मान के चलो आप 3002 किलोमीटर। और इंडिया की, अच्छा आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, इंडिया जो है वो लेंथ और ब्रेथ में कितना है, राइट, उसकी पूरे नहीं कितने किलोमीटर में इंडिया जो है वो फैला हुआ है, लेंथ वाइज और उसके विथ वाइज भी। तो ये पूरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने बड़ा ये चीज की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिली, और ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इन्होंने 2 अनइक्वल मासेस के ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया जो कि आपस में मर्ज हो रहे हैं। इन्होंने 2 ब्लैक होल ऐसे फाइंड आउट किए हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। और हालांकि ये वाली डिस्कवरी उन्होंने 1 साल पहले कर ली थी, बट अभी अभी ये चीज जो है वो एकदम से न्यूज में अब हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इस पूरे इवेंट को जो है वो GW190412 इन्होंने डब किया, यानी कि इसका नाम दिया इन्होंने। और कहा गया कि ये पूरी चीज जो है कि ब्लैक होल जो है वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो इसको उन्होंने डिटेक्ट तो 1 साल पहले ही कर लिया था, बट इसकी एक्टिविटी अब बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसलिए दोबारा से न्यूज में आ गया। और ये जो इवेंट जो है गाइस, इसमें 2 अनइक्वल मासेस के ब्लैक होल एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, जिनमें से एक ब्लैक होल है वो सूर्य से 30 गुना ज्यादा, 30 टाइम ज्यादा मास में बड़ा है, और दूसरा जो है वो सूर्य से 8 गुना ज्यादा मास में बड़ा है। तो ये 2 ब्लैक होल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, अनइक्वल मासेस के, अलग अलग मासेस के, जो कि आपस में कंबाइन हो रहा है, ठीक है। और ये जो एक्चुअल मर्जर जो है वो 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो इस लीगो के द्वारा अब हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में आपको बेसिक चीज याद रखनी है। बाकी इस लीगो के बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए इस न्यूज में बात हो रही है बेंजिलकोनियम क्लोराइड के बारे में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बेंजिलकोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि ये बेसिकली क्लीनिंग पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि बॉडी वॉश जो होते हैं, बॉडी सोप्स वगैरह होते हैं, उसमें ये होता है, ये कंटेंट हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा जहरीला है। इसको इन्होंने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में रखा है। ओरल और इनहेलेशन रूट के पर्पस के लिए ये कैटेगरी 2 में आ गया है, और स्किन रूट के पर्पस के लिए ये कैटेगरी 3 में आ गया। तो हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये टर्म याद रखो कि ये क्या है, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि साफ सफाई के पर्पस के लिए ये उपयोग में लिया जाता है, ये सॉल्यूशन,
राइट। और साथ ही साथ ये एक ऐसा केमिकल है जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप इसको लगाओगे तो ये बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस ऐसी जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं ये नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट जो है वो लड़ता है। ठीक है। और ये एक स्किन इरिटेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है कि इससे जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह भी जो है वो हो सकती हैं। तो ये इसको जो है वो टॉक्सिसिटी के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। बस ये सिंपल चीज बस आप याद रखो इसके बारे में, और कुछ नहीं। और बस आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, एंड मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बट रुकिए, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं प्रिपेयर करने के लिए। पहला टॉपिक है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेशली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहां पर अभी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है संजय कोठारी जी, ये हमारे नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन चुके हैं, और इनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकी ओथ सेरेमनी जो है वो कंडक्ट करी है अभी रिसेंटली, तो इसलिए टॉपिक जो था वो न्यूज में आया था। राइट। बट आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC क्या होता है ये आप थोड़ा सा आपको देखना है, पढ़ना है। G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशन क्या होता है ये पढ़िएगा। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम क्या है, CERTIN, ये आपको थोड़ा सा देखना है। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी में क्लियरली जो है वो आप लोग को इसके बारे में मिल जाएगा। तो अप्रैल 24 1973 को चीफ जस्टिस जो थे कई सिकरी और 12 जजेस जो थे उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ये थे, तो इन्होंने इस जजमेंट जो है वो अपना दिया था, यानी कि डिसीजन जो है वो इस केस का दिया था। ठीक है। तो ये 24 अप्रैल को हुआ था, और अभी रिसेंट पास में ही 24 अप्रैल गुजरा है, तो इसलिए टॉपिक जो है वो न्यूज में आया था। बट आपको मेनली इस टॉपिक के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गई बात इसके बारे में। और अगर आप ये टॉपिक पूरे पढ़ लो, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना लो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, होमवर्क करने से पहले नोटिस दिया है इंग्लिश और हिंदी में, एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद होमवर्क करना। और रही बात इस लेक्चर के पूरे PDF की, तो इसकी PDF भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।